हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जो है चैप्टर नंबर 3 आपका चेंज हो गया है और एज पर न्यू सिलेबस ये नया चैप्टर ऐड किया गया है जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। ठीक है, इतनी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर का क्या मतलब होता है, इसको मेजर करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एवरेज के टाइप क्या होते हैं, मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है और अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो स्टैटिकल डेटा इज फर्स्ट कलेक्टेड, चाहे प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी। तो सबसे पहले स्टैटिकल डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो पहली बार इकट्ठा किया जाता है और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से इकट्ठा किया है, उसको हम सिर्फ यूज करते हैं। ओके, एंड देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ देखी है। तो सबसे पहले स्टैटिकल डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको जो है अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है और फिर उनको टेबुलेशन के तौर पर टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें हमें पहले से ही पता हैं। इट इज़ ईजी फॉर अस टू स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ टेबुलर टेबल। एक बार टेबुलर फॉर्म में अगर आ गया है डेटा तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है हमारे लिए अगर डेटा लिखा हुआ हो। जैसे पिछले लेक्चर में अगर आपने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 देखा हो तो उसमें आप देखिए तो दिया हुआ था कि इतने सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, उसमें से अनफिट इतने निकले, इतने मेल इतने फीमेल, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। लेकिन फिर जब हमने उसे फाइनली एक टेबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर दिया था तो चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो गई थी हमारे लिए। ठीक वही बात है कि अगर टेबल के फॉर्म में कोई डेटा आप रिप्रेजेंट करते थे तो उसको इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। फर्दर ग्राफ्स एंड डायग्राम्स कैन आल्सो बी ड्रॉन टू कन्वे अ बेटर इंप्रेशन टू द माइंड अबाउट द डेटा। हम ग्राफ्स का भी यूज कर सकते हैं और डायग्राम का यूज करके भी जो है अपने मैसेज को और अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं। जैसे इस साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था, नेक्स्ट ईयर कितना है, अगले साल कितना है, उसके अगले साल कितना है, इस तरीके का अगर हम एक डायग्राम टाइप का प्रेजेंटेशन अगर देते हैं तो वो ह्यूमन माइंड पर और अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो यही बोल रहे हैं। ओके, क्लासीफाइड एंड tabulated data need to be analyzed using different statistical method and tools and then draw conclusion from it। जो आपने डेटा क्लासीफाई किया है या टेबुलेटेड किया हुआ है उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है डिफरेंट जो है स्टैटिकल मेथड और टूल्स को यूज करके, ताकि हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें। स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको याद हो तो 4 स्टेप बताए गए थे। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्शन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डेटा का क्लासिफिकेशन करते थे, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन करते टेबल फॉर्म में, फिर हम डेटा की एनालिसिस करते थे और फिर जो है डेटा को इंटरप्रेट करते थे। 4 स्टेप्स यही थे स्टैटिकल एनालिसिस के, 4 स्टेप्स यही थे। तो कलेक्शन और क्लासिफिकेशन टेबुलेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है। आप यूँ समझ लीजिए एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन आर द मोस्ट कॉमन। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में भी और डिस्पर्शन दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा होगी इस चैप्टर में, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, आर मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड स्टैटिकल टूल व्हिच हैंडल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा एंड रिड्यूसेस द डेटा टू सिंगल वैल्यू यूज्ड फॉर डूइंग कंपैरेटिव स्टडी एंड ड्रा कंक्लूजन विथ एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। तो 2 टूल हैं हमारे पास, कौन कौन से, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया और डिस्पर्शन हो गया। 2 ऐसे कॉमन टूल हैं, स्टैटिकल टूल हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को हैंडल करते हैं और उनको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कैसे होता है, एक एग्जांपल देखिए। एक क्लास में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज है 20 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर्स, 6 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ये हो गए 6 बच्चे। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इनका एवरेज क्या है इन स्टूडेंट्स का, तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे। 20 + 10 कितना हुआ, 30, और 5 10 हुआ 40, और ये भी 10 हो गया 50/6। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8 पॉइंट मैं मान लेता हूँ 24 आ जाएगा, एग्जैक्टली कर नहीं रहा हूँ। ठीक है,
तो मान लीजिए 8.24 आ गया। अब क्या हुआ देखिए, आपके पास डेटा कितना था, इतना सारा डेटा था 20, 10, 5, 6, 4, 5, और आपने उसको एक सिंगल वैल्यू 8.24 में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे ही अगर आपके पास डेटा 100 स्टूडेंट का हो, भले ही वो 100 स्टूडेंट को बिलोंग करता है, बट उसकी जो एवरेज आएगी वो तो एक सिंगल वैल्यू आएगी ना। वही बोल रहा है कि इट हैंडल्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को हैंडल करता है और उसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सको। अब आप जो है अगर एवरेज 8.4 है, इसी तरीके से 100 स्टूडेंट का हमने निकाला, उनका आया 9.35 आया, तो अब ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि इस क्लास में जो बच्चे हैं उनकी एवरेज एज कम है, इस क्लास में एवरेज एज ज़्यादा है। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, अपना एक निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाल सकते हैं मोर एक्यूरेसी और क्लियरिटी के साथ में। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर बाउले, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फ्रेंड्स देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज ही समझ लिया कीजिएगा ध्यान से। ओके, मतलब कहने का ये है सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपके पास में जो डेटा है ना, वो एनी हाउ सम हाउ जो है केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। ये मतलब होता है इसका सेंट्रल टेंडेंसी का। जैसे कोई नंबर है, कोई किसी की एज इधर आ रही, किसी की एज यहाँ पर आ रही, किसी की एज यहाँ पर आ रही, किसी की यहाँ पर आ रही, किसी की यहाँ पर वो याद हो आपको, रेग्रेशन। तो एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ करते थे जो कि सबसे नज़दीक से जाए, सबके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से जाए। तो यही है सेंट्रल टेंडेंसी कि हर डेटा सेंटर की तरफ भागने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज आर स्टैटिकल कांस्टेंट विच इनेबल अस टू कॉम्प्रीहेंड इन सिंगल एफर्ट द सिग्निफिकेंट ऑफ द होल। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो स्टैटिकल कांस्टेंट होते हैं जो कि हमें एक सिंगल एफर्ट में जो पूरा का पूरा डेटा है, होल डेटा है, उसका सिग्निफिकेंट जो है समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर का मतलब होता है फ्रेंड्स सिंपल, हम एवरेज, सिंपल समझिए, एवरेज औसत निकालना। एवरेज भी 3 तरीके से निकलते हैं, वो भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टैटिकल जो डेटा होता है, सांख्यिकी का जो डेटा होता है, उसको पहले कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन प्राइमरी डेटा के रूप में या सेकेंडरी डेटा के रूप में हो सकता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो हम पहली बार कलेक्ट करते हैं। आप गए, इंटरव्यू किया आपने फैमिली का और पता किया कि किसकी एज कितनी है, प्राइमरी डेटा हो गया। सेकेंडरी डेटा वो हो गया, WHO की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आपने यूज कर लिया, सेकेंडरी डेटा हो गया। और फिर इस डेटा को कलेक्शन करने के बाद में हम उनको क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग भाग में बांटते हैं। उनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे आप स्कूल में गए, वहाँ पर जो है टोटल 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से जो है आपने क्या किया, 70 को अलग रखा, 30 को अलग रखा। क्यों 30 को क्यों अलग रखा? क्योंकि दीज आर गर्ल्स, एंड 70 को क्यों अलग रखा? क्योंकि दीज आर बॉयज़। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप उनको वर्गीकरण करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर इसको एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, फिर एक बार टेबल के फॉर्म में आपने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया है तो उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है आपको स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। आगे बढ़ें अगर हम, तो ग्राफ और डायग्राम का यूज करके भी हम जो है अपना मैसेज और अच्छी तरीके से कन्वे कर सकते हैं। क्लासिफाइड और टेबलेटेड जो डेटा होता है उसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है डिफरेंट स्टैटिकल मेथड और टूल्स का यूज करके, ताकि हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें। तो यही जो डिफरेंट स्टैटिकल मेथड या टूल्स होते हैं, उन्हीं में ही 2 टूल्स हैं हमारे पास, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन। 2 कॉमन जो है स्टैटिकल टूल होते हैं जो कि क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को हैंडल करते हैं और उसको जो है सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, फॉर डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव स्टडी, ताकि कंपैरेटिव स्टडी की जा सके और कंक्लूजन ड्रा किया जा सके एक्यूरेसी और क्लैरिटी के साथ में। ठीक है, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू, ये सांख्यिकी विद हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं प्रोफेसर बाउले, इनके हिसाब से जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो एक स्टैटिकल कांस्टेंट होता है जो कि हमें क्या करता है कि पूरे के पूरे डेटा के बारे में एक सिंगल एफर्ट में कॉम्प्रीहेंड करने के लिए इनेबल करता है। पूरे के पूरे डेटा को हम एक सिंगल एफर्ट में या सिंगल वैल्यू में समझ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट कंडेंस डेटा इन सिंगल वैल्यू। ये क्या करता है, बहुत सारी वैल्यूज़ को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, तो कंडेंस कर देता है, यानी और सघन हो जाता है डेटा हमारे पास। ओके, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डाटा, ताकि एक सिंगल वैल्यू में आ जाने के बाद में हम जो है कंपैरिजन कर सकते हैं डेटा के बीच में। तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो पाया
जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ने इसे सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, द टेंडेंसी ऑफ डेटा टू क्लस्टर अराउंड अ सेंट्रल आर मिड वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड बाई एवरेजेस। देखिए ये लिखा हुआ ना। दूसरे शब्दों में, द टेंडेंसी ऑफ डेटा टू क्लस्टर अराउंड अ सेंट्रल आर सेंटर आर मिड वैल्यू, है ना। तो चाहे कहिए कि जो है जो डेटा होता है उसकी टेंडेंसी होती है वो क्या करता है, इकट्ठा होता है, क्लस्टर करता है, मतलब मिड वैल्यू के या सेंट्रल के या सेंटर के या मिड वैल्यू के अराउंड में क्लस्टर करने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर ही डेटा आपको फाइंड होते हैं। ओके, अभी आगे बढ़ेंगे तो वो भी आप समझ जाओगे कि क्या मैं बताने की एग्जैक्टली कोशिश कर रहा हूँ। इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, इसे ही सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जो है औसत एवरेज के माध्यम से मेजर की जाती है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेजेज, ईच हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एवरेज होते हैं। एवरेज 3 तरीके के होते हैं और हर एक के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। कौन से 3 हैं? देखिए, 3 टाइप्स ऑफ एवरेज आर मीन, मीडियन और मॉड। ठीक है, अभी तक हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो मीन यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, लेकिन एवरेज 3 टाइप के होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड। ओके, तो यही बात इन्होंने यहाँ लिखी हुई है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेज। 3 तरीके के एवरेज हैं, मीन, मीडियन और मॉड। ओके, एंड ईच हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हर एक के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। रिक्विजिट ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने किया है, इसके लिए क्या रिक्विजिट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उस सेंट्रल टेंडेंसी में, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो आई बिलीव कि अब आपको थोड़ा सा बातें समझ में आई होंगी कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, क्या बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का? डेटा को सिंगल वैल्यू में कंडेंस करना, टू कंडेंस डेटा इन सिंगल वैल्यू टू फैसिलिटेट कंपेरिजन बिटवीन डेटा, डेटा के बीच में कंपेरिजन अलाउ करना और डेटा को सिंगल वैल्यू में कंडेंस करके देना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड, टेंडेंसी ऑफ डेटा टू क्लस्टर अराउंड द सेंट्रल आर मिड वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो जो डेटा की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इकट्ठा होना, क्लस्टर मतलब एक गुच्छा बन जाना। गुच्छा बनता है सेंट्रल के या मिड वैल्यू के अराउंड में, उसे ही सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी मेजर की जाती है औसत एवरेज के द्वारा। एवरेज 3 तरीके के होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड, और इनके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अब अगला बात जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है कि हमारी रिक्विजिट क्या है गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी एक अच्छी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने की है, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए, यानी एवरेज अगर आप निकाल रहे हैं तो एवरेज चाहे जितनी बार निकालें सेम आना चाहिए। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट, ये ऐसा होना चाहिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि उसको आसानी से समझा जा सके और आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। ओके, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। जब भी आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो सभी डेटा को उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 छोड़ दिए और जो है बाकी सारे ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। जो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं या एवरेज निकालते हैं, उसे आगे मैथमेटिक्स में यूज किया जा सके, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में फर्दर यूज किया जा सके। ऐसा ना हो कि ऐसी वैल्यू निकल आई जो है एक्स वाई वैल्यू का कोई मतलब ज़्यादा निकलने वाला नहीं है, उसी जगह पर यदि जो है 50 निकले तो हमारे लिए ज़्यादा काम आ सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, मतलब जो आपकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए उस पर सैम्पलिंग का इफेक्ट कम पड़ना चाहिए। फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एक बार आपने, जैसा कि मैंने बताया था, अगर पूरे देश की आबादी को अगर हम जो है मेजर करते हैं तो वो पॉपुलेशन होती है। एक छोटे से पार्ट को अगर हम उसमें से मेजर मतलब डेटा इकट्ठा करते हैं तो वो सैंपल होता है। अब कई बार सैंपल आप यहाँ से भी ले सकते हो सकता है सैंपल आप यहाँ से लो और सैंपल यहाँ से भी ले लो। तो 3 तरीके का आपने सैंपल ले लिए और अगर आप एवरेज निकालते हैं तीनों का तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, लीस्ट अफेक्टेड होना चाहिए सैम्पलिंग का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। हमें कोशिश यही करनी है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए उसका एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे एवरेज निकालना है 3, 6, 9, उसके बाद सीधे 100 हो गया। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू हो गई 100, 200, राइट। कहाँ 3, 6, 9, 1, 5, 4,
10 ऐसे चल रहे थे और अचानक से एकदम ये सब 9 के बाद सीधे 100 एक्सट्रीम वैल्यूज पे चले गए, इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, तो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। और इट शुड बी इजी टू इंटरप्रेट, मतलब आसान होना चाहिए इसको इंटरप्रेट करना। ओके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इतनी बातें होनी चाहिए जब आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हों तो। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको रिक्विजिट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आ गया होगा। पहला जो सेंट्रल टेंडेंसी की रिक्विजिट होनी चाहिए अच्छी सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, इट शुड बी रिजिडली डिफाइन, मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी है आपकी, उसकी मेजरमेंट जो है रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए। मतलब हर बार जो अगर आप कैलकुलेशन करें तो वही सेम वैल्यू आनी चाहिए, इसको आसानी से समझा जा सके, आसानी से कैलकुलेट किया जा सके और आसानी से इंटरप्रेट किया जा सके, ये हमें देखना होता है। इसमें सभी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो भी आपका रिजल्ट आए जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, उसको फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मिल सके, फर्दर उसे मैथमेटिक्स में यूज किया जा सके। उसके बाद इस पर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट जो है ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड, है ना, कम से कम प्रभाव पड़ना चाहिए सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन का। मैंने आपको बताया सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब आप अगर सैंपल चेंज करते रहें तो उससे जो एवरेज निकला है उसका ज़्यादा वैल्यू में चेंजेस नहीं आना चाहिए। और एक्सट्रीम वैल्यू का भी इफेक्ट जो है, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। और ये ईजी होना चाहिए इंटरप्रेट करने के लिए। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज होता है, सिंपल टर्म में यही ये बात बोली गई थी, अगर आपने देखा हो, ये सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड बाय एवरेज। ओके, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज है। 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेज आर देयर, पहला मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा मॉड। ठीक है, उसके बाद में जो आपका मीन होता है फ्रेंड्स, ये भी 3 टाइप का होता है, 1, 2 एंड 3। पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा जियोमेट्रिक मीन और तीसरा हार्मोनिक मीन। ये सभी पढ़ने हैं हमें। जब ये हम मीन और मीन के 3 टाइप पढ़ लेंगे तब हम मीडियन और आगे जा करके मॉड पढ़ेंगे। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज होता है। मीन आर एवरेज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंगल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो मीन या एवरेज जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा यूज किया जाना सिंगल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, सिंगल वैल्यू आपको देता है। मीन इज सिंपल टू कंप्यूट, मीन निकालना, एवरेज निकालना आसान होता है, ईजी होता है इसे समझना और इंटरप्रेट करना। ओके, तो गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो रिक्विजिट थी उसमें यही था ना कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होनी चाहिए उसको कंप्यूट करना आसान हो, उसको समझना और इंटरप्रेट करना भी आसान हो। तो वही चीज़ इसमें ये सारे गुण हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया था ना आपको कि इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू इंटरप्रेट, तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब उसके बाद में मीन जो है 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ओके, तो मीन हमने समझ लिया, 3 तरीके के मीन हमने देखे। देखिए ओके, 3 टाइप्स ऑफ एवरेज कौन कौन से, मीन, मीडियन और मॉड। 3 टाइप ऑफ एवरेज, मीन, मीडियन और मॉड। उसमें से मीन की बात करें अगर हम पहला, तो मीन को एवरेज भी बोलते हैं, ध्यान देंगे, मीन कहिए चाहे एवरेज कहिए एक ही बात है। आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंगल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू में आपको सेंट्रल टेंडेंसी का डेटा देता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का डेटा देता है। इसे कंप्यूट करना आसान होता है, समझना और इंटरप्रेट करना भी आसान होता है। ओके, उसके बाद में मीन जो है 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की, आगे ये पूरा लेक्चर अर्थमेटिक मीन पर ही बढ़ेगा आगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ मीन आर एवरेज। ठीक है, तो जो अर्थमेटिक मीन होता है ये सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेजर ऑफ मीन होता है या एवरेज होता है, यानी सबसे ज़्यादा एवरेज या मीन जो है हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू ही निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर जैसे अभी हमने निकाला था ना कि एज है 6 ईयर, 4 ईयर, 20 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर, तो हमने इसको कैसे जो है मीन कैसे निकाला था, हमने क्या किया था, सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया था। अब डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड किया था, कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए हम सब ये पहले से करते आए हुए हैं, फिर भी अगर नहीं किया हुआ है आपने तो ध्यान रखिए जितनी भी वैल्यू आपको दे रखी है उन सबको ऐड कर दीजिए और अपान में जितनी वैल्यू दे रखी है उनको काउंट करिए, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, जितनी वैल्यूज हैं उनको उतने से डिवाइड कर दीजिए 6। ओके, तो यही बात लिखा है, इट सिंपली इन्वॉल्व्स टेकिंग द सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स।
जो आपके ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं उनका सम 6, 4, 20, 10, 5 एंड 5 आपने ये वैल्यू ले ली, ठीक है। अब इनके सम ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर, पहले इनका जो है सम निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए इनको, ठीक है। सम निकालना मतलब जोड़ लीजिए। देन डिवाइड द सम बाय काउंट ऑफ नंबर, फिर क्या करिए, जो जितना सम आता है, मान लीजिए 50 आता है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए काउंट ऑफ नंबर्स, कितने नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए एंड आपका ये जो है अर्थमेटिक मीन निकल करके आ जाता है। यही बात यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब अर्थमेटिक मीन कैसे, फार्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स अर्थमेटिक मीन देखिए हमने क्या समझ लिया। अर्थमेटिक मीन मैंने देखा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मीन या एवरेज का मेथड है। मतलब मीन निकालने का सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड अर्थमेटिक मीन है। मीन हमारे 3 टाइप के हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा यूज अर्थमेटिक मीन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सभी जो नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करके, है ना। पहले सबको ऐड कर लीजिए प्लस प्लस करके और फिर कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल करके आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड रॉ डेटा। तो अगर फार्मूले की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, तीनों तरीके के फार्मूले सब चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा हम ये वाला यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास में वैल्यूज दे रखी हैं x1, x2, x3, x4 ऐसे करके xn तक अगर वैल्यू दे रखी हैं और इनका जो है अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो क्या करिए, सबसे पहले इन सबको ऐड कर डालिए। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन xn तक ऐड कर डालिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 n नंबर ऑफ आइटम है, इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपका अर्थमेटिक मीन निकल आता है। यही आपका फार्मूला है। देखिए x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn तक डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ x1 x2 ऐसे करके कितने हैं वो n है, ओके। इसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, सिग्मा फॉर्म बोलते हैं। सिग्मा फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखिए जो ये चीज़ है ना, इसको यहाँ इसी चीज़ को ऐसे सिग्मा में कैसे लिखते हैं, देखिए अपान n तो यहाँ भी था और यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में क्या मैजिक चला है, देखिए इसको थोड़ा बड़े साइज में लिखता हूँ। ये होता है सिग्मा i इक्वल टू 1 से ले करके n तक एक्स आई। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है, ये जो एक्स आई है इसमें आई इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 ऐसे करके n तक वैल्यू रखनी है और सबको ऐड करते चलना है। मतलब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे n तो वैसे ही लिख लिया हमने, यहाँ एक्स आई की जगह पहले 1 रखिए तो x1 हो गया, प्लस अब यहाँ i की जगह पे 2 रखिए, x2 प्लस x3 प्लस x4। ऐसे कहाँ तक रख सकता हूँ मैं, यहाँ तक, जो यहाँ वैल्यू दे रखी होती है n तक। अगर यहाँ 10 लिखा होता, से इस एग्जाम्पल में यहाँ 10 लिखा होता, तो हम इसे कहाँ तक एक्सपेंड करते, केवल x10 तक, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 तक ही लिखते। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात। अब आपको मेरे ख्याल से ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे लिखा है। तो यही लिखा हुआ है, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई डिवाइडेड बाई n। तो इसी चीज़ को, ये बड़ा फॉर्म है और ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। कैसे शॉर्ट फॉर्म को एक्सपेंड करते हैं वो मैंने आपको समझाया। इसी चीज़ को अब कई जगहों पर ये सब हटा दीजिए, जैसे ये सब ना लिखिए, 1 मिनट रुकिए तो बताएं, ठीक है। अगर हम ये सब ना लिखें इसमें डिटेल्स, सिंपल x लिख दें तो बस ये वाला फार्मूला, मतलब कहने का है वही चीज़, सिग्मा x अपान n, और ये चीज़ जो है दोनों सेम हैं। बस केवल हमने क्या किया, हमें ये समझ है कि हाँ हमको x1, x2, x3 करते जाना है, i इक्वल टू 1 to n अपने मन में ही सोच लिया, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख दिया। सारी चीज़ें एक ही हैं, हर फार्मूला एक ही बात बताता है। अगर आप इसको भी एक्सपेंड करोगे तो यही लिखना पड़ेगा आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn तक डिवाइडेड बाई n तो है ही, ठीक है। तो ये एक ही फार्मूला है फ्रेंड्स, ओके। जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होंगे, अगर मेरे ख्याल से अगर आपने सिग्मा नहीं समझा है तो कोई बात नहीं है। अगर आपने सिग्मा नहीं समझा है, इस फार्मूले को केवल पकड़ करके रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये फार्मूला मैं बस इतना कहूँगा कि आप याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में उसने पूछ लिया सीधे ही कि मीन जो है
अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का फार्मूला इनमें से कौन सा होता है, तो आपको याद जरूर होना चाहिए कि हाँ क्या फार्मूला था। क्वेश्चन तो हम मेजरली इसी से सॉल्व करेंगे, इस वाले से, और इसमें कुछ याद करना डिफ़िकल्ट है नहीं, ओके। पर ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो हमने तीनों फार्मूले यहाँ पर समझ लिए हैं, यही बात यहाँ लिखी हुई है। x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन xn आर n ऑब्जर्वेशन ऑफ x, x की n वैल्यूज हैं, ओके। तो फार्मूला हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, कंसिडर द मार्क्स स्कोर्ड बाई 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन 35, इतना दिया हुआ है, एक्स भी गिवन है, ओके। तो आपसे कह रहा है कि जो है 10 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ और उनके द्वारा जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो लिखे हुए हैं। इफ़ द अर्थमेटिक मीन इज 30, आपको अर्थमेटिक मीन दे ही रखा है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, तो देखिए हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इक्वल टू x1 x2 x3 xn तक, ठीक है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे x बार इक्वल टू, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, पहले x1 यानी 35 प्लस 30 प्लस 18, एक एक वैल्यू उठाता जा रहा हूँ फ्रेंड्स और लिखता जा रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 52 और प्लस x यहाँ पर प्लस 47 और प्लस 10, ये हमने लिख दिया। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ आइटम हैं, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया, या यहाँ पर भी गिन लीजिए, ये भी 10 ही होगा, तो डिवाइडेड बाई 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और बात नोटिस करिए कि यहाँ क्वेश्चन में ही दे रखा है कि अर्थमेटिक मीन इज 30, एक्स बार हमारा अर्थमेटिक मीन है और इसकी वैल्यू 30 दी है, तो मैं यहाँ पर अगर 30 लिख दूँ अब, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ एक्स बार इक्वल टू, पहले एक्स, ये पूरा काम किया और फिर एक्स बार की जगह पर 30 लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन दे ही रखा है। हम अब क्या करेंगे, 30 इक्वल टू अपॉन 10 तो वही रहेगा, इसको पहले ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स, ओके। हमें क्या करना होगा, इसको पहले ऐड करना होगा। तो देखिए एक्स को छोड़ के बाकी सब ऐड हो जाएंगे, 35 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 52 प्लस 47 प्लस 10, ठीक है, ये ऐड कर लिया तो 277 आ गया, 277। नोटिस करिएगा कि हमने x को छोड़ दिया था क्योंकि x जुड़ेगा नहीं, प्लस x और लिख देंगे, 277 प्लस x। अब क्या होगा, यहाँ देखिए 10 जो है डिवीजन में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 277 प्लस x इक्वल टू 30 इंटू 10। मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, एज इट इज़ लिख दिया, इक्वल टू का साइन वैसे ही लगाया, और ये जो 10 यहाँ पर डिवीजन में है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 30 इंटू 10 हो गया, इक्वल टू 300 हो जाएगा, 30 इंटू 10 300 हो जाएगा, तो 277 प्लस x इक्वल टू 300। तो अब x को यहीं रहने देंगे और 277 को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ x जो है प्लस के रूप में, ये 277 प्लस में है तो उधर जाएगा, माइनस के रूप में जाएगा, ठीक है। 277 इसमें से घटा देंगे तो मेरे ख्याल से 23 आएगा, आई थिंक, है ना, x इक्वल टू 23। तो हमें x की वैल्यू कितनी निकल आई, 23। देखिए यही किया गया है, x1 से लेकर x10 तक। x बार की वैल्यू 30, यानी कि जो है हमारा अर्थमेटिक मीन 30 दिया हुआ है, तो 30 यहाँ लिखा, ये सारी वैल्यूज लिखी, हमने इसको ऐड किया, 277 प्लस x आ गया, 10 यहाँ पर था, इसको इधर ले गए तो 300 हो गया, 277 इसको इधर ले गए, 23 हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स, ओके। तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान था, कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप्ड रॉ डेटा, यहाँ पर क्या था, अनग्रुप्ड था। अनग्रुप्ड का क्या मतलब होता है, कोई ग्रुपिंग नहीं थी, हर एक स्टूडेंट का 35 मार्क्स 30 मार्क्स 18 मार्क्स ऐसे दिया हुआ था। यहाँ पर अब ग्रुप बन जाएंगे। ग्रुप बन जाने का मतलब क्या है, आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा कि 10 to 20 में 5 स्टूडेंट, 20 to 30 के 6 स्टूडेंट, इस तरीके का डेटा अब आपको दिया जाएगा, तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ओके। इफ़ अ वेरिएबल x takes values x1 x2 x3 and so on xn with corresponding frequencies f1 f2 f3 fn respectively, then arithmetic mean of these values are given by, ठीक है। अगर x वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो x1 x2 ऐसे वैल्यूज लेता है और साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी अगर ऐड हो जाती हैं, तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बनेगा वो ये हो जाएगा। देखिए अगर आपको याद हो, अगर ये मैं हटा दूँ तो यही फार्मूला पिछली बार था, देखिए यहाँ पर
ये वाला फार्मूला याद करिए, है ना। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, कैपिटल एन कह लीजिए स्मॉल एन एक ही बात है, उससे नंबर ऑफ आइटम्स ही हैं, ओके। बस तो फ़र्क क्या आया है, फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लाई हो गया है, बस इतना ही चेंजेज आया है। तो आप फार्मूला यही याद रखिए, चाहे इसको याद रख लीजिए। इसमें कैसे चला है देखिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक, एफ आई एक्स आई, ये ऊपर वाला बता रहा हूँ मैं, अंश या न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू। अब अगर इसको एक्सपेंड करोगे फ्रेंड तो आपका क्या आएगा, देख लीजिए इस चीज़ को। तो देखिए आपका आएगा, अगर i इक्वल टू 1 रखूँ तो ये हो जाएगा f1 x1 प्लस i इक्वल टू 2 रख दूँ, f2 x2, f3 x3, f4 x4 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा fn xn तक। डिवाइडेड बाई में भी चेंजेज हैं, क्या है, डिवाइडेड बाई है सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर भी वही बात, यहाँ भले लिखा ना हो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ भले ही वो बात लिखी ना होगी i इक्वल टू 1 टू n, i इक्वल टू 1 टू n है, पर ये अंडरस्टूड रखिएगा, ये एक्चुअल में ये चीज़ है जो यहाँ लिखा हो, ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या होगा, i की वैल्यू 1 रखिए, यहाँ पर i की वैल्यू 1, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 एंड सो ऑन fn तक, ठीक है। तो कहने मतलब ये हुआ कि हमको अगर जो है एवरेज निकालना है ग्रुप डेटा का, तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होगी उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर नीचे डिवाइड कितने से करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी उन सबको जोड़ करके उससे डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। यहाँ एक और बात, एक्स आई, जो यहाँ एक्स आई आप ले रहे हो ना, ये एक्स आई जो यहाँ पर ले रहे हो आर क्लास मार्क्स, ध्यान दीजिए। जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वहाँ पर एक शब्द आया था क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो अपर जैसे 10-20 का जो है क्लास मार्क निकालना था तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 किया था, 15 आया था, याद करिए ना ये चीज़। क्लास मार्क का मतलब मिड पॉइंट होता है, मैंने कहा था आपको याद रखना होगा, क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ऑफ क्लास इंटरवल फॉर ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा। तो ग्रुप में जो क्लास इंटरवल हैं उनका जब आप जो है एवरेज निकाल देते हो, मिड पॉइंट निकाल लेते हो, तो वही आपका एक्स आई का काम करता है, ओके, ध्यान रखेंगे। जैसे अभी आगे चल करके आपको ऐसा डेटा देगा, मान लीजिए 10 to 25, 20 to 36, 30 to 44, मान लीजिए ऐसा डेटा दिया हुआ है। तो अब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका एक्स आई अगर हो जाए और ये आपका एफ आई अगर हो जाए, तो x इंटू एफ करना है हमें, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 10 से 5 को मल्टीप्लाई करूँ कि 20 से 5 को मल्टीप्लाई करूँ, तो फ्रेंड ना तो 10 से करना है ना ही 20 से करना है, आपको करना है क्लास मार्क्स से। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, इनका एवरेज निकाल करके 20 और 10 30, 20 प्लस 10 30, 30 का आधा 15, इसी तरीके से 30 प्लस 20 हो जाएगा 50, 50 का हाफ 25, 30 प्लस 40 हो जाएगा 70, इसका हाफ 35, ओके। तो इस तरीके से हम वैल्यू को 15 इंटू 5 अब करेंगे, 25 इंटू 6 करेंगे, 35 इंटू 4 करेंगे। जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी आपको समझ में आता जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ और चीज़ें जब तक समझ में नहीं आई तब तक छोड़ूंगा नहीं आपको, ओके। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है आपको। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 3 ऐसे 8 तक दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनकी। तो हमें अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालना होगा, देखिए अगर सिंपलेस्ट टर्म में ऐसे समझ लीजिए तो आगे कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर x दे रखा है और यहाँ पर f दे रखा है, तो आपको क्या करना है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, पहली बात तो x इंटू एफ कर लीजिए, यानी कि x और f का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ टोटल कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लीजिए। बस अब x इंटू एफ का जो आया था टोटल और डिवाइडेड बाई जो f का टोटल था, इसी को डिवाइड कर दिए, आपका एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, ये जो चीज़ ऐसे दे रखी थी आपको इस फॉर्म, मतलब वर्टिकल दे रखी थी, उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया और कुछ नहीं चेंज किया है। x और f को 1 2 3 सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें क्या करने की जरूरत है, x इंटू एफ फाइंड आउट करने की जरूरत है, x इंटू एफ। तो क्या करेंगे 1 इंटू 5 2 इंटू 6 ऐसे ही करेंगे और क्या। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x इंटू एफ फाइंड आउट किया, तो 1 इंटू 5 5 हो गया, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, 10 इंटू 4 40, 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 4 24, बस मल्टीप्लाई कर लिया इनको। तो ये हमारा fx निकल करके आ गया, सिग्मा fx। अब इसको ऐड कर डालिए, ये पूरी वैल्यू जो आई हैं इनको ऐड कर लीजिए
और साथ ही साथ में फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लीजिए, वही जो आपके ये सिग्मा एफ होता है, ठीक है। अब जो फार्मूला होता है आपका अर्थमेटिक मीन का वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 173 अपान सिग्मा एफ कितना है 43। ओके, अब देखिए जैसे स्टूडेंट थे, जब बच्चे थे तो हम क्या करते थे, जब बच्चे थे यहाँ पर तो हमने क्या किया था, गिना था, काउंट किया था। याद करिए इस वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इसको काउंट कर रहे थे कि हाँ ये कितने हैं, तो 10 थे तो हमें n की वैल्यू 10 मिल गई थी। लेकिन अगर यही बात यहाँ फ्रीक्वेंसी में चले आओगे आप, यहाँ पर क्या गिनेंगे, तो ये गिनिएगा। देखिए ये मतलब 1 साल के 5 बच्चे, 2 साल के 6 बच्चे, 3 ईयर के 5 बच्चे, 4 ईयर के 10 बच्चे, तो इस तरीके से कुल कितने बच्चे हैं, तो इनको ऐड करना होगा। ओके, इसको ऐड करके आपको n नहीं मिलेगा, n आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करके मिलेगा। मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आपको n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यही हमने बस अब कैलकुलेट कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यही लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स अपान n 173 अपान 43 4.02 अर्थमेटिक मीन निकल करके आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या था, आप खुद से कैलकुलेट करना चाहें तो एक बार ट्राई करिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, जहाँ x दिया है f दिया है, तो सबसे पहली जरूरत होगी fx निकालने की। fx कैसे निकलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 10 4 जा 14, अगेन 40, 24, 21, 16, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए और इसको ऐड करिएगा तो साथ साथ इसको फ्रीक्वेंसी को भी इसी साथ ऐड कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो निकलेगा ये वाली लाइन में, ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा फ्रेंड्स, और ये जो निकलेगा ये सिग्मा एफ आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कहूँ या इसी चीज़ को कैपिटल एन कह दूँ, बात एक ही है। उठा करके यहाँ वैल्यू रख दीजिए, इसको सारा जोड़ेंगे 173, इसको सारा जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 43 या जो भी आ रहा हो, ठीक है, यस 43 आ रहा है, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपकी समझ देखिए धीरे धीरे बढ़ती जाएगी हर एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि स्टूडेंट हैं, उनकी जो है एज 3 5 6 7 8 ऐसे दे रखी थी, तो उसको हमने क्या किया, सीधे सीधे ऐड किया, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया, तो एक ये निकल आया। फिर हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि नहीं, अभी क्या है कि 3 ईयर एज वाले 5 बच्चे हैं, 5 ईयर एज वाले 4 बच्चे हैं, 6 ईयर एज वाले 2 बच्चे हैं, और 8 ईयर एज वाले 4 बच्चे हैं। अगर ऐसा डेटा दिया हो तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, तो उस केस में मैंने आपको बताया कि ये x है आपका, ये f है। आप क्या करिए, x इंटू एफ कैलकुलेट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, 32, ठीक है 32, इसको ऐड कर लीजिए, जो आ जाए मान लीजिए जो है मैं मान लेता हूँ 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जितने भी बच्चे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, f जो है उसको ऐड कर लीजिए, मान लीजिए 10 आ गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। इसको डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, तो ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया हमारा। अब और आगे बात बढ़ी, इस बार डेटा और अलग तरीके से दिया हुआ है। देखिए पिछली बार आपको दे रखा था कि 3 ईयर एज के 4 बच्चे हैं, 5 ईयर एज के 6 बच्चे हैं, 6 ईयर एज के 8 बच्चे हैं, 8 ईयर एज के 10 बच्चे हैं, इस तरीके डेटा देखा था। अब ये भी नहीं कर रहे हैं, अब आपको ये बताएंगे कि 0 to 5 ईयर एज के 4 बच्चे हैं, 5 to 10 ईयर एज के 3 बच्चे हैं, 10 to 15 ईयर एज के 6 बच्चे हैं, 15 to 20 ईयर एज के 8 बच्चे हैं। इस तरीके का डेटा अब आपको देंगे, तो अब क्या करना होगा, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। यहाँ क्या था 3 into 4 5 into 6 डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, पहले इसका क्लास मार्क या मिड पॉइंट पता करना होगा, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें डेटा अब जैसे यहीं पर ही हम कैलकुलेट करना चाहें अगर, तो हमें सबसे पहली ज़रूरत होगी फ्रेंड्स, इसका क्लास मार्क पता करिए। ये आपका f है, ये आपका x है, लेकिन x अभी पूरी तरह से तैयार नहीं, क्योंकि हम 20 से मल्टीप्लाई करें 5 को कि 30 से करें, तो ना 20 से करेंगे ना 30 से करेंगे। 20 और 30 के बीच में नंबर आएगी 25, चाहे एवरेज निकाल लीजिए। 20 + 30/2 क्या आ जाएगा, 50/2 = 25। और चाहे ऐसे ध्यान रखिए कि 20 और 30 के बीच के नंबर 25 है, 30 एंड 40 के बीच के नंबर एग्जैक्ट 35 है, यहाँ पर एग्जैक्टली 45। और ये वैसे भी 25 35 45, फिर 55, फिर 10 ऐड करेंगे 65, फिर 75 एंड देन 85, ऐसे ही चलता ही है, ओके। चाहे जैसे समझ लीजिए, चाहे एवरेज निकाल लीजिए, चाहे ये समझ लीजिए कि 50 और 60 के बीच का नंबर 55 है, और चाहे
10 ऐड करते हुए समझ लीजिए, आपकी मर्जी है। बस अब आपको x मिल गया और आपको f मिल गया। अब आपको fx निकालना होगा। fx 25 इंटू 5 करिए 125, 35 इंटू 12 करना पड़ेगा अपने को, 35 इंटू 12 420, ठीक है, तो ये आ गया 420। इसी तरीके से 45 इंटू 10 450 हो जाएगा। 55 इंटू 14 ये मुझे करना पड़ेगा, 45 नहीं 55 इंटू 14 770, ठीक है 770। इसी तरीके से 65 इंटू 5, 65 इंटू 5 कैलकुलेटर होगा तो आप आसानी से कर पाओगे फ्रेंड, 325। इसी तरीके 75 इंटू 8 600, और आपका 85 इंटू 4 85 इंटू 4 340, ठीक है। बस अब आपका निकल आया। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, fx, इसको ऐड कर डालिए तो ये आपका सिग्मा fx निकल आएगा, और इसको ऐड कर देंगे ये वाली वैल्यूज को सारी, तो सिग्मा f निकल करके आ जाएगा। आइए निकाल लेते हैं और कैलकुलेशन को अंतिम चरण पहुंचाते हैं। पहले मैं f निकाल रहा हूं, तो 5 + 12 + 10 + 14 + 5 + 8 एंड देन 4, 58 आ गया। तो हमारा सिग्मा f या कैपिटल N इसी को ही बोलते हैं, 58 आ गया। इसी तरीके से सिग्मा fx निकाल लीजिए, तो 125 + 420 + 450 + 770 + 325 + 600 + 340, तो ये आ जाएगा 3030। अब फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपान सिग्मा f, 3030 अपान 58 कर दीजिए, इसी को 58 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 58, 52.24 अराउंड 52.24 के अराउंड में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। देखिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल लेना, मिड पॉइंट निकाल लेना। मिड पॉइंट निकालने का मैंने आपको बताया, इनको जोड़ करके एवरेज निकाल लीजिए, या ऐसे ही 40, अगर कोई कठिन चीज़ नहीं दे रखी है, सिंपल चीज़ दे रखी होगी, तो बीच का मिड पॉइंट ऐसे ही आइडिया ले लीजिए कि 40 और 50 के बीच का मिड पॉइंट 45 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में ये आपका x हो जाएगा, ये चीज़ छोड़ देनी पड़ेगी, राइट। कन्फ्यूजन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि सर 50 से मल्टीप्लाई करूँ 14 को कि 60 से करूँ, नहीं, दोनों से नहीं करना है हमको, उसके मिड पॉइंट से या क्लास मार्क से करना है। ओके, अब जो है ये आपका जो है x आ गया, ये आपका f है, और ये आपका x इंटू एफ निकाल लीजिए, और यहाँ पर जो है f को भी ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा काम ख़त्म। ठीक है, तो ये fx निकल आया हमारा, सिग्मा fx अपान f सिग्मा fx अपान सिग्मा f, एक ही बात है, इसी में i वगैरह ऐड कर दीजिए। बस ये आपका 3030 डिवाइडेड बाई 58, और आपका आंसर आ गया 52.24। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस इन्होंने किया, इफ़ द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। यहाँ पर आपको क्या किया, इन्होंने x बार दे दिया, वहाँ पर क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने x बार कैलकुलेट किया है, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा होशियारी करी है, थोड़ा सा चालाकी करी है, और x जो है x बार आपको ऑलरेडी दे दिया है, x बार इक्वल टू 54 इज गिवन इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। अगेन हमको क्या करना है, x बार निकालना है, निकालना तो हमको x बार ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू भले ही दे रखी है, पर निकालना x बार ही पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा मेरे ख्याल से 10, इसका हो जाएगा 60 का आधा 30, इसका हो जाएगा 100 का हाफ जो है 50, इसमें हो जाएगा 140 का हाफ 70, या फिर 20 ऐड करते हुए ये हो जाएगा 90। ठीक है, मिड पॉइंट लिखना है, 20 और 40 के बीच में मिड पॉइंट 30 है, 40 और 60 के बीच में 50 है, इसी तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये हम क्या कर रहे हैं, f इंटू एक्स निकाल रहे हैं, 7 इंटू 10 यहाँ 30x हो जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा, यहाँ पर 630 हो जाएगा,
और यहाँ पर 13 9 117 117 है ना, ये हो जाएगा 1170 मेरे ख्याल से। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐड करेंगे, राइट, इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल आएगा। यदि हम इसको ऐड कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स निकल आएगा। साथ ही साथ में हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होगा। सिग्मा एफ क्या है, इसको ऐड करने पर निकलेगा, तो हम ऐड करेंगे 7 एक्स तो ऐड होगा नहीं, 7 + 10 + 9 + 13, हमने क्या किया, ये वाली वैल्यूज ऐड कर ली फ्रेंड्स अपना, ओके। लेकिन एक्स को छोड़ दिया, तो जब हमने 13 तक ऐड किया 39, तो ये हो जाएगा 39 + x, ओके। इसी तरीके से इसको ऐड कर लें अगर हम, तो देखें क्या आता है, तो ये हो जाएगा, इसमें भी देखिए 70 + 30x नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जुड़ेगा नहीं, +500 + 630 + 1170 1170, ये आ गया 2370 आया नंबर्स का, और प्लस जो है 30x और है हमारे पास, +30x। तो बस अब इसको से केवल अगर हम फार्मूले में रख दें तो हमारा काम हो जाना चाहिए। फार्मूला क्या है, x बार = सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब x बार कितना हमारा निकला है फ्रेंड्स, आप बताएंगे। x बार हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 54, तो मैंने यहाँ 54 लिख दिया, = सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, ये देखिए ये आया हुआ है 2370 + 30x अपान सिग्मा एफ कितना आया है, सिग्मा एफ आया हमारा 39 + x। अब इसको बस केवल मैथमेटिकल टर्म है, इसको केवल सॉल्व करने भर की देर है। देखिए ये इधर जो है किस में है, डिवीजन में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या होगा 54 से मल्टीप्लाई 39 को होगा, प्लस 54 से मल्टीप्लाई x को भी होगा, 54 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, = 2370 + 30x। अगर आप में से किसी को ना ये जो न्यूमेरिकल में यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करवा रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम आएगी, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो मुझे बताइएगा ना, तो एक लेक्चर स्पेशली मैं इस पर ही दे दूंगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या सोचते हैं उसमें। नॉर्मली आप कैपेबल होंगे, बट फिर भी अगर किसी को है प्रॉब्लम तो मुझे ज़रूर बताएं, ओके। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये 54 × 39 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मिनट ओके, कैलकुलेटर उठाया हमने, 54 × 39, ये हो गया 2106 + 54x = 2370 + 30x, ओके 30x। अब क्या करेंगे, जो 30x है इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 54x - 30x। देखिए यहाँ पर 30x प्लस में था, उधर गया माइनस में, और 2370 ऐसे ही लिख दिया, देखिए 2370 ऐसे ही लिख दिया, इसको इधर लाएंगे तो ये भी यहाँ पर आगे प्लस समझ लीजिए, तो 2106 है, ओके। अगर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस माना जाता है, 2106। अब बस 54 में से 30x घटाएंगे, तो ऐसे समझ लीजिए 54 मैंगो में से 30 मैंगो अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 24 मैंगो बचता है। उसी तरीके से इसको भी घटा लेते हैं, देखिए क्या है, 2370 - 2106 264, ओके। x = हो जाएगा 264/24, बस 264 / 24 कर दीजिए, 11 आ गया। मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, अगर मैंने गलती नहीं की है तो। यस, ठीक है, 11 वैल्यू आ गई आपकी। बस इसी के साथ में आपका ये मतलब लेक्चर आपका ख़त्म होता है। देखिए यहाँ पर फिर अगेन क्लास इंटरवल दे रखा था, उसका क्लास मार्क यानी कि जो है मिड पॉइंट निकाला 10, इसका 30 50 70 90, ये x हो गया। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, x × f निकाल लिया या f × x निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई करते चले गए, मल्टीप्लाई, इन सभी को जो आया इन वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया, साथ ही साथ में इनके फ्रीक्वेंसीज़ की सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ हमने ऐड कर ली। बस आगे जो है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी जगह पे सिंपल सिग्मा एफ एक्स लिख दें और इसकी जगह पे सिंपल सिग्मा एफ लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा, ओके। ये वैल्यू ऊपर रखी, ये वाली वैल्यू नीचे रखी, और x बार = 54 गिवन है, उठा करके वैल्यू फार्मूले में रख दीजिए, सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके भी यहाँ पर दिया गया उसी तरीके से, और आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया आई थिंक जो है आपका पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। होप है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।